स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या हम शुरू करेंगे। ये प्रश्नावली, ये वीडियोज आपको जीरो से हीरो बनाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके नॉलेज में बहुत ही वृद्धि होगी और आपके परसेंटेज जरूर बढ़ेंगे इससे। चलो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोलते हैं इनको हम आर से लिखते हैं। आर से लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनको आपने सुना होगा नाम। जैसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं को हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं एन से। नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए एन से लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 और अनंत तक जाती हैं, इनको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने गौर किया होगा मैंने केवल 3 डॉट लगा है। इन सभी डॉट का एक मतलब होता है। बहुत ही गहराई वाली बात है ये। बाकी तो आप कितने भी डॉट लगा दो, लेकिन वास्तविक बात यहाँ पर 3 डॉट ही लगाए जाते हैं। प्रत्येक अपना डैश का एक अपना मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है। पहले डॉट का जो मतलब होता है वो होता है एंड। दूसरे डॉट का जो मतलब होता है वो होता है सो। तीसरे डॉट का जो मतलब होता है वो होता है ऑन। एंड सो ऑन। एंड इसी तरह से, इसी का पहला, दूसरे का तरह, तीसरे डॉट का से। इस प्रकार ये जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 इसी तरह से अनंत तक जाती है। तो दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बच्चों? पूर्ण संख्याएं, जिनको अपन होल नंबर बोलते हैं और डब्ल्यू से लिखते हैं। अगर प्राकृत संख्या में 0 आगे लगा दिया जाए, यानी कि 0 1 2 और अनंत तक, ये जो संख्याएं हैं वो कहलाती है पूर्ण संख्याएं। तीसरी जो संख्याएं हम जानते हैं वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इनको बोलते हैं इंटीजर्स, इसलिए इसको लिखते हैं आई से। इसके अंदर माइनस वाले भी आती हैं और प्लस वाले भी आते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की जो संख्या होती है बिना दशमलव वाली, बिना भिन्न वाली, वो सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर बताइए इंटीजर्स कौन कौन सी होगी? पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत, माइनस डैश डैश डैश, -2, -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। इसके बाद आती है बच्चों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको लिखते हैं क्यू से। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर जो हर हैं वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि q का मान 0 नहीं आ सकता। ए p और q जो है वो क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। तो वो जो संख्या है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जिसके अगर उदाहरण बोलूं तो एक तरह से बोल सकते हैं कि भिन्नों वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या है। जैसे 2/3, -1/2, 0 1, ये सभी के सभी क्या है? आदि संख्याएं परिमेय है। आप बोलोगे सर 0 कैसे? तो 0 के बट्टा में आप कुछ भी मानो और में 1 मान सकते हो, 1 के नीचे भी आप 1 मान सकते हो। तो ये भिन्न में बनी कि नहीं बनी? तो इसलिए ये जो संख्या है ये सभी के सभी क्या कहलाती है? परिमेय होती है। नेक्स्ट जो आती है परिमेय के बाद वो आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? इनको बोलते हैं पहले इरेशनल नंबर। इसको अपन लिखे तो क्यू डैश से लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं क्यू डैश पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं होती। जो परिमेय नहीं है वो क्या होगी? अपरिमेय। जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, रूप में नहीं लिखा जा सके, वो संख्या क्या कहलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल बोलूं तो मैं बोलूंगा √2, √3, √7, जैसे पाई और ई आदि संख्या जो हैं वो सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अंडर वाली संख्या है, मैं √4 आता तो क्या अब ये भी परिमेय है या अपरिमेय है?
तो अंडर रूट 4 को ध्यान से देखो तो अंडर रूट 4 बराबर होता है 2। 2 तो क्या होता है परिमेय, इसलिए अंडर रूट 4 जो है वो परिमेय संख्या होगी। सामान्यतः आपके लिए बताता हूँ, वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या आती है तो वो क्या बनती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 है, 3 है, 7 है, ये सब अभाज्य संख्याएं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होगी। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ बच्चों, ये पाई जो है, पाई आप देख पा रहे हो, पाई को आपने बहुत बार ऐसे पढ़ा होगा कि पाई का मान कभी हम लिखते हैं 22/7। तो 22/7 तो भिन्नों के रूप में लिख पा रहे हम, तो 22/7 तो ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे पाई अपरिमेय है। ऐसा क्यों? तो बताता हूँ बच्चों कि जो 22/7 है ये इसका लगभग मान है। कैसा मान है बच्चों? ये इसका लगभग मान है, एकदम एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। तो एग्जैक्ट मान तो इसका हम निकाल ही नहीं सकते भिन्नों के रूप में, तो इसलिए जो है पाई क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अपरिमेय बोलते हैं। 22/7 को देखकर आप मत बता देना कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है। आया समझ में? चलो अब आपको बताता हूँ, परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों संख्याओं को एक साथ में लिखें या एक साथ में बोलें तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है वास्तविक संख्याएं। यही हमारा क्या है, पाठ है। क्या है बच्चों? यही हमारा पाठ है। आप बोलोगे सर इनके अलावा भी कोई संख्या होती है? हाँ जी, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी संख्या होती हैं। एक संख्या है सम्मिश्र संख्या, जो आप आगे 11th और 12th कक्षा में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उनको। इनके अलावा संख्या होती है जैसे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मैंने आपको बता दिया, फिर सम संख्या है, विषम संख्या है, ऐसे बहुत सारे संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं का हमारे यहाँ पर जरूरत है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे बहुत सारी अनंत तक संख्या है ऐसे। तो ये जो संख्या है सारी की सारी क्या कहलाती है बच्चों? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये देखिए चार्ट है एक, ये चार्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है कि जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना है, दोनों से ही मिलकर बना है। परिमेय संख्या जो है वो किससे मिलकर बना है? उसके अंदर आ रहा है एक तो पूर्णांक भी आ रहा है, उसके अंदर ये पूर्ण संख्या भी आ रहा है, उसके अंदर प्राकृत भी आ रहा है, यानी ये तीनों को मिलाया जाए तो बनता है परिमेय। और अपरिमेय जो है अपने आप में पूरा का पूरा अलग है, वो किसी को मिलाने से नहीं बनता, उसका पूरा ही अलग संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं को आप ध्यान से देखें तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे तो वो हमें मिलेगा वास्तविक संख्या है। एक पहली प्रमेय आती है आपके इस प्रश्नवाली के अंदर, जिनको अपन बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसके कथन को देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे एक संख्या है 20, 20 का अपन अभाज्य गुणनखंड करें तो आप भाग देंगे 2 का, तो इधर कितना आएगा, भागफल 10, वापिस 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। इसी प्रकार किसी ने कहा कि सर 20 के अंदर सबसे पहले मैं 5 का भाग दूं तो भी आंसर गलत होगा? नहीं, तो भी अपन ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 4, 2 का भाग देंगे तो आया 2, 2 का भाग दिया तो आया 2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 20 बराबर हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर हमने 20 बराबर लिखा 5 इंटू 2 इंटू 2। इसका हमने ये लिखा और इसका हमने ये लिखा। तो आप देख पा रहे हो दोनों में जो संख्या है ये 2 2, इसके अंदर भी ये 2 2 आ रहे हैं 2 बार, ये इधर 5 एक बार आ रहा है, इधर भी 5 एक बार आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इनका क्रम यहाँ पर अलग जरूर है,
पहले यहाँ पर 2 लिखा था, 5 लिखा था, जबकि यहाँ पर 5 पहले या 2 बाद में। क्रम जरूर अलग अलग है, लेकिन जो अभाज्य संख्या है वो सेम टू सेम है। इधर 5 आ रहा है तो इधर भी 5 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 आ रहा है इसमें 3 नहीं आ रहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यही इस कथन प्रमेय का कथन है कि अभाज्य गुणनखंड करें तो इनका क्रम जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या जो है वो सेम टू सेम ही होगी। चलो बच्चों, अब आपकी प्रश्नवाली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नवाली 1.1 का पहला प्रश्न अपन देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो प्रश्न है वो है 140। 140 का अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले भाजकता के नियम अगर आपको पता है तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। भाजकता के नियम देखने के लिए हमारे दूसरा वीडियो आप देखिए, वहां पर मैंने आपको समझाया है भाजकता के नियम को। यहाँ पर देखिए, इकाई अंक इसका 0 है तो इसके अंदर 2 का भाग जरूर जाएगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 0। वापस 2 का भाग दिया तो भागफल आया 35। 35 का इकाई अंक है 5, इसलिए यहाँ पर हम 5 का भाग दे देते हैं फटाफट। यहाँ पर आया 7। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 का भाग 7 में जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो इस प्रकार जो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बना, 2 बना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और अच्छे से अगर लिखें तो 2 जो है वो देखो कितनी बार आया, 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 लगा देते हैं, 5 इंटू 7। ये 140 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं 156। 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो देखिए, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग दे देते हैं। कितनी बार गया, 78 बार। 78 बार जब भाग गया तो बताइए अब कितने बार है, 78 आ रहे हैं। तो 78 के अंदर अब किसका भाग देंगे, इकाई अंक 8 है तो 2 का दे देते हैं वापिस। 2 का दिया तो अब बचा भागफल 39। 39 में भाग जाता है 3 का भाग देने पर भागफल आया 13। 13 का भाग 13 में ही देंगे क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो 1 आया। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2, ये 2 कितनी बार आए हैं, 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 इंटू 13। अब आगे देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3825। 3825 की अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो देखिए, इकाई अंक क्या है इसका, 5 है, या फिर आप अंकों को जोड़ो तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 का भाग इसमें भी जाएगा। चलो हम पहले 3 का ही दे देते हैं तो हमारा सामने आएगा भागफल 1275। 1275 के अंदर वापस अपन 3 का भाग देंगे तो हमें भागफल जो मिलेगा वो मिलेगा 425। 425 में अब 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाता नहीं। 3 के बाद 5 को चेक किया तो 5 का जरूर जाएगा क्योंकि इसका इकाई क्या है, 5 है। तो बताइए, 5 का भाग देने पर भागफल हमें मिला, वो मिला 85। 85 के अंदर 5 का भाग दिया तो भागफल मिला 17। 17 खुद अभाज्य संख्या है, 17 का भाग 17 में दिया तो हमें मिला 1। तो इस प्रकार 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो क्या मिला, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और इंटू 17। इसको अपन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 3 कितनी बार है, 3 2 बार, 5 कितनी बार है तो 5 की घात 2, 17 ऐसे का ऐसे। ये इसका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5005। 5005 का क्या करेंगे, अभाज्य जब गुणनखंड किया जाए इसका तो इकाई अंक कितना है, 5 है तो डायरेक्ट पहले 5 के भाग दे देते हैं तो क्या आएगा 1001। 1001 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, 5 का जाता नहीं, 7 का चेक किया तो 7 का जाता है। तो भागफल हमें मिला 143। 143 के अंदर वापस हम भाग देंगे
2 3 5 7 का तो किसी का जाता नहीं, 11 का चेक किया तो 11 का जाता है। तो 11 का भाग देने पर हमें मिला 13। 13 का भाग 13 में ही जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो हमें भागफल मिला 1। तो इस प्रकार 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 5 × 7 × 11 × 13। कोई अब हम पांचवा प्रश्न करते हैं पहले का, जो दिया गया है 7429। 7429 का अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 17 का। 17 का जब भाग देंगे तो आप देख पा रहे हो 17 का भाग देने पर हमें भागफल कितना मिलेगा। भाग देने के बाद हमें जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 737। तो 17 का भाग देंगे और 437 मिलेगा बच्चों। फिर हम वापस चेक करेंगे 2 से 3 5 7 11 13 17 किसी का भाग नहीं जा रहा। जब 19 का चेक किया तो 19 का गया और 19 का भाग देने के बाद 437 में 19 से कम 19 38 दो बार गया। 38 के बाद 5 बचे, 5 और 7 57 बच गए। 57 में 3 का भाग 19 का भाग 3 बार गया और 23 खुद अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, हमारा भागफल आ गया 1। तो इसलिए जो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हुआ बच्चों 17 × 19 × 23। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरे आनंद के साथ आप सभी पढ़ रहे होंगे। चलो बच्चों अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख लेता थोड़ा लसअप का। लसअप आपने देखा होगा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। और एचसीएफ क्या होता है, मसअप। मसअप होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, इसको ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। चलो परिभाषा को अपन को देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। एलसीएम जो होता है, सबसे पहले तो कोई भी संख्या दे रखी होगी इनका अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्याओं को हम घातों के रूप में से गुणा के रूप में लिखेंगे। तो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम वो क्या होता है, सभी जो होता है ना गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातें, क्या बड़ी घातें आपको लिखनी है, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातें लिखनी है, बड़ी घात लिखनी है। और एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ होता है वो सभी कॉमन जो आ रहे हैं ना, कॉमन, सभी कॉमन जो गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड जो आते हैं उनकी सबसे छोटी घात को लेनी होती है, सबसे छोटी घात को, इस बात का ध्यान रखें। तो एलसीएम देखो याद करने के लिए, एल यानी लार्ज होता है, यानी बड़ी, यानी यहाँ पर सभी संख्या आएगी, जो कॉमन है वो तो आएंगी और जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगी, और बड़ी घातें लेनी होती हैं। और एचसीएफ के अंदर केवल कॉमन जो गुणनखंड होते हैं वही आते हैं, और घातें क्या लेनी, सबसे छोटी लेनी है। एक हमारे पास ये सूत्र है जो कि आपके 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। दो संख्या अगर ए और बी हैं और वो धनात्मक संख्या ए और बी, तो उनका जो एचसीएफ होता है ना और एलसीएम होता है, वो दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ए और बी अगर दो कोई संख्या है तो उनका जो गुणा जो होता है, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है उनका एचसीएफ इंटू उनका एलसीएम। ये मेन सूत्र है इस प्रश्नावली का, इसको आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर पक्के बोर्ड से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और सामान्य भाषा में देखो यहाँ पर लिखा हुआ एचसीएफ कोष्टक ए कॉमा बी। हिंदी में अगर मैं बोलो ए और बी का एचसीएफ तो इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा एचसीएफ कोष्टक ए कॉमा बी। इसी प्रकार ए और बी का एलसीएम तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एलसीएम ए कॉमा बी। चलो अब प्रश्न शुरू करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलो पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 26 और 91 हमको दे रखा है, 26 और 91 हमको दे रखा है। तो 26 का और 91 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अंदर 2 का भाग दिया तो 13, 13 में 13 का भाग दिया तो 1। फिर 91, 91 के अंदर 2 का जाता नहीं,
3 का जाता नहीं, 7 का दिया तो डायरेक्ट गया 13 बार, 13 में 13 का भाग ही जाएगा, आंसर आया 1। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो क्या बना बताइए? 26 का जो बना वो बना 2 × 13, और 91 का जो बना अभाज्य गुणनखंड वो क्या बना 7 × 13। तो अब हमको निकालना सबसे पहले HCF। मैं HCF बताता हूँ। सबसे पहले HCF निकालना चाहता हूँ। HCF भी किसका? 26 और 91 का। तो इसको लिख देते हैं 26, 91 कोष्टक बंद बराबर HCF ऑफ 26, 91 बराबर। देखिए HCF में क्या लेते हैं, मैंने बताया केवल कॉमन लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ वैसे याद करेंगे आप, कभी यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। HCF जो होता है हमेशा कॉमन लेते हैं। सबसे पहले कॉमन देखिए, 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, 7 नीचे है लेकिन 7 ऊपर नहीं है। 13 ही ऐसी संख्या है गुणनखंड में जो ऊपर भी और नीचे भी है। तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले लो पहले तो 13 ही, और दोनों में जो सबसे छोटी घात है वो लेनी। यहाँ भी 13 की घात 1 है, यहाँ भी 13 की घात 1 है, छोटी तो एक ही है यानी कि 13 का 13। इस प्रकार HCF दोनों का क्या हो गया 13। अब हम देख लेते हैं LCM। LCM में मैंने आपको बताया LCM के अंदर सभी संख्या लेनी है, कॉमन भी और बिना कॉमन वाले भी। सबसे पहले यहाँ भी हमको हमेशा पहले कॉमन वाली संख्या ही लिखनी है। कॉमन वाले लिख दी 13, फिर इसके बाद सभी की सभी संख्या ले लो जो कॉमन नहीं है। बताइए 13 इधर भी था, 13 नीचे भी था, 13 एक बार लिखा। 13 13 2 बार मत लिख देना, यहाँ पर गलती न करें। जो कॉमन है उसको केवल एक बार ही लिखे, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को लिख दो एक बार। ऊपर 2 कॉमन नहीं था, नीचे 7 कॉमन नहीं था, सब लिख दीजिए। फिर उसके बाद अगर घात बड़ी घाता है तो सबसे बड़ी घातें लिखनी है आपको। यहाँ भी 13 की घात 1 है, नीचे भी 13 की घात है, तो बड़ी से बड़ी घात तो 13 की घात 1 ही है। तो इसलिए हमारा जो LCM बना वो क्या बना 13 × 2 × 7 यानी 13 × 2 × 7 यानी 14। दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 13 × 14 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 182। इस प्रकार हमें LCM तो मिला 182 और HCF जो मिला है वो मिला है 13। फिर हमें एक और इसमें बोला है कि सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच करने के लिए मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ, ऐसे करना होगा आपको। एक बार समझ लीजिए आप, तो आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। जांच करने का मतलब क्या होता है, हमेशा LHS बराबर आपको क्या लाना होता है? RHS लाना होता है। इसमें क्या बोला है? LHS क्या है बताइए? LHS आपको दे रखी है 2 संख्याओं का गुणा। यही तो जांच करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणा है वो बराबर होता है HCF × LCM के। तो ये हमको जांच करनी है। तो LHS ये है, तो हम लिख देते हैं LHS 2 संख्याओं का गुणा। 2 संख्या कौन कौन सी थी बच्चों? 26 और 91। तो इनका गुणा कर लेते हैं 26 × 91। जब हम गुणा करेंगे 26 और 91 का तो हमें मिलता है 2366। 2366। इसी प्रकार RHS देखिए, RHS क्या दे रखा था? HCF × LCM। तो HCF × LCM अब कर लेते हैं। तो HCF हमारा कितना आया था? 13। LCM कितना आया था? 182। इनका जब हमने गुणा किया तो भी हमारे यही आंसर आएगा 2366। इस तरह से आप देख सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, यानी कि जांच कर ली, यानी जो हमने निकाला वो सही है। सत्यता की जांच हमने कर ली। तो इस प्रकार हमें ये जांच करनी है। जांच के अंदर कुछ नहीं, LHS बराबर केवल आपको RHS लाना होता है। चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 510 और 92। ये आपको दे रखा है। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 के अंदर 2 का भाग दिया तो हमें मिला 255। 255 के अंदर 3 का भाग दिया तो हमें मिला 85।
85 में 5 का भाग दिया तो हमें मिला 17, 17 का भाग 17 में दिया तो हमें मिला 1। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हमें 510 का प्राप्त हो जाएगा। 92 का भी एक साथ में कर लेते हैं। पहले 92 का 2 में भाग दिया, 2 का भाग दिया 92 में तो हमें मिला 46। 46 के अंदर 2 का भाग दिया तो हमें बच्चों मिला 23। 23 खुद अभाज्य संख्या है तो इसका भाग 23 का 23 में जाएगा, बराबर मिला हमें भागफल में 1। तो इस प्रकार हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 2। देखो 2 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट लिख दूंगा अब 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है तो घात में 2 लगा दिया बस। नीचे इंटू 23 ये हम लिखेंगे। तो अब हम घात में लिखने के बाद इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, एचसीएफ एलसीएम निकालना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने आपको बताया हमेशा क्या लेना है, ओनली कॉमन लेना है। क्या लेना है बच्चों, ओनली कॉमन। तो कॉमन जो गुणनखंड है ओनली क्या आ रहा है बताओ, ऊपर और नीचे केवल और केवल 2 आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा। 3 दोनों में नहीं आ रहा है, 5 भी दोनों में नहीं आ रहा, 17 भी दोनों में नहीं आ रहा, 23 भी दोनों में नहीं आ रहा। केवल जो 2 गुणनखंड है वो ही दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले लिख देंगे 2, और एचसीएफ के अंदर छोटी घात ली जाती है। तो देखिए जो भी कॉमन आया, कॉमन में देखो यहाँ पर 2 की घात 1 है ऊपर, यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो छोटी कौन सी है, 2 की घात 1 ही है, तो यही हम लेंगे, इसलिए 2 की घात 1 क्या बना 2। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम के अंदर मैंने कहा जो कॉमन है वो तो लेना ही, सबसे पहले वही लेंगे, बाकी गलत करेंगे आप। सबसे पहले कॉमन ले लो, कॉमन तो 2 है, और इसकी बड़ी घात लेनी है हमेशा, सबसे बड़ी घात लेनी है। बड़ी घात क्या थी 2, तो 2 ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी आप ले लीजिए। कॉमन कौन कौन से नहीं थे, 3 नहीं था, 5 नहीं था, 17 भी नहीं था, 23 भी नहीं था। 2 की घात 2, अब क्या बन जाता है बताइए, 4। इधर 3 इंटू 5 15 बन जाता है, इधर 17 इंटू 23। इन सब का हम अब क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 2 3 4 6 0। इस प्रकार इसका हमें एलसीएम मिल गया। देखिए एचसीएफ तो हमें केवल मिला 2 और एलसीएम मिला इतनी बड़ी संख्या। अब हम अगर जांच करनी चाहे तो वापस वो की वही, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस में दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब हम जांच कर लेते हैं एक बार के लिए। एलएचएस बराबर आरएचएस करना है, तो एलएचएस में क्या, दोनों संख्या का गुणा। दोनों संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92। 510 और 92, तो 510 और 92 का जब गुणा किया हमने तो ये हमें मिलेगा 4 6 9 2 0। फिर आरएचएस हम करेंगे। आरएचएस में क्या था बताइए, आरएचएस हमको बताना है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है बच्चों 2, और एलसीएम कितना है 23,460। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हम वापस ये का यही मिलेगा 46,920। इस प्रकार हम देखते हैं एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया है, आरएचएस आ गया है। तो इस प्रकार हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है। इसके आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम। 336 और 54। चलो अब भाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का अब भाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो यहाँ गया 1 बार, यहाँ गया 6 बार, यहाँ पर आया 8। इसके बाद वापस अगेन 2 का भाग दिया तो हमें मिला 8, यहाँ पर मिला 4। वापस 2 का भाग दिया तो हमें मिलेगा 4, इधर मिला 2। अगेन 2 का भाग दिया तो हमें मिला 21। फिर हमने 3 का भाग दिया तो हमें मिला भागफल 7। 7 का 7 में भाग गया 1 बार। फिर हमने 54 का देखा। 54 में अब भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो भाग गया इधर 2 बार, इधर गया 7 बार। 3 का भाग गया तो 9 बार,
वापस 3 का दिया तो 3 बार, 3 का दिया तो बच्चों आएगा 1। इस प्रकार 336 को हम क्या लिखेंगे, 336 को लिखेंगे 2। 2 की घात कितनी है, देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। 2 की घात क्या लिखेंगे, 4 इंटू फिर लिखेंगे 3 इंटू 7। इसी प्रकार 54 को क्या लिखेंगे बच्चों, 2 और 3 की घात, 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 3 आप देखेंगे कि 3 कितनी बार है, 3 खुद 3 बार है, तो 3 की घात हम लगा देंगे 3। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले एचसीएफ, फिर उसके बाद निकालते हैं एलसीएम। एचसीएफ मुझे बताएंगे कैसे निकालते हैं, आपको बताया मैंने। हमेशा सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन देखिए तो बताइए सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन अब की बार 2 भी आ रहा है, नीचे देखो 2 गुणनखंड है, तो इधर 3 भी कॉमन आ रहा है, 7 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो 7 को अकेला रहने दो। तो पहले हमने लिख दिया 2, इधर लिख दिया 3। अब एचसीएफ के अंदर सबसे छोटी घात लेनी, हमेशा ध्यान रखकर सबसे छोटी घात। 2 की घात सबसे छोटी कौन सी है, 4 छोटी के 2 की घात 1 छोटी, तो 1 तो 2 की घात 1 ले लो। इधर 3 की घात 1 है, इधर 3 की घात 3 है, छोटी कौन सी 1, तो 3 की घात 1 ले लो। 2 इंटू 3 हो गया 6। इस प्रकार जो एचसीएफ बना वो हो गया 6। इसके बाद देखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने बताया एल एन होता है, देखिए लार्ज, ट्रिक याद करने के, लार्ज यानी सभी की सभी चीजें इसके अंदर लेनी, कॉमन भी और जो कॉमन नहीं वो भी। सबसे पहले हमेशा कॉमन जो है तो है वो लिखा करो ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर इनकी सबसे बड़ी घातें लेनी हमेशा। 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी थी, 4 के 1, 4 थी तो 4 लिख देंगे। इधर 3 की घात सबसे बड़ी कौन सी थी, 3, तो 3 लिख देंगे। ये तो हमारी बात होगी कॉमन की। अब जो कॉमन नहीं आए थे वो भी लिख दो, कॉमन कौन सा नहीं आया था, उभयनिष्ठ कौन सा नहीं था, 7, तो 7 को भी लिख दिया। 2 की घात जो 4 होता है वो होता है 16, 3 की घात 3 जो होता है वो होता है 27, फिर होता है 7। इन सब का जब हम गुणनखंड करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 3024, 3024। तो फिर हम अगर ये हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल दिया, इसके बाद अगर जांच करना चाहे तो हम पहले निकालेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या था बताइए, दोनों संख्या का गुणा। संख्या कौन कौन सी थी, 336 और इधर था 54। 336 और 54 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। इसी प्रकार आरएचएस जब हम चेक करेंगे, आरएचएस में क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ है बच्चों 6 और एलसीएम अभी हमने निकाला 3024। इनका गुणा करेंगे तो भी हमें देखिए मिलेगा 4, इधर 4, इधर 1 और इधर 8। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर आते ही ये क्या हो गए, सिद्ध हो गए, यानी सत्यता की जांच कर ली। इसको अपन लिखते हैं वेरीफाइड, ऐसे आप लास्ट में लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों जो मेन जो प्रश्न है अब शुरू होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो हमने अभी जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए वो सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही किए थे। तो चलो बच्चा निकाल लेते हैं। 12 का निकालना है, 15 का भी निकालना है और 21 का भी निकालना है। तो अब भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 का करेंगे, 15 का भी करेंगे और 21 का भी करेंगे। तो 12 का जब करेंगे, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया बच्चों, 6 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। 3 का भाग गया तो कितनी बार गया बच्चों, 1 बार। फिर 15 है, 15 का हमने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 5 का दिया कितनी बार गया, 1 बार। 21 में 3 का दिया तो कितनी बार गया, 7 बार। 7 का 7 में गया तो कितनी बार गया, 1 बार। तो बताइए 12 को मैं क्या लिखूंगा, पहले एक बार लिख देते हैं। 12 को हमने लिखेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे हम, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखेंगे बच्चों, 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब मुझे बताइए आप, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन लेते हैं सबसे पहले। कॉमन देखिए क्या सा गुणनखंड आ रहा है, 2 जो है
वो किसी में बाकी में नहीं आ रहा, तो 2 को नहीं लेंगे। फिर 3 देखा हमने, 3 इधर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यानी जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वो क्या है, केवल और केवल 3 है। बाकी 5 ऊपर नीचे नहीं है, 7 ऊपर नीचे नहीं है, इसका मतलब केवल और 3 जो है वही उभयनिष्ठ है। और वो लिख दिया 3। और सबसे छोटी घात लेनी है एचसीएफ के लिए। सबसे छोटी घात कौन सी, 3 की, इधर भी 3 की घात 1, इधर भी 3 की घात 1, इधर भी 3 की घात 1 है, यानी सबसे छोटी घात तो 3 की घात 1 ही है। तो यहाँ पर 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया। फिर एलसीएम निकालेंगे बच्चों। एलसीएम में मैंने बताया सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन वाले हो तो वो लिख दियो। कॉमन वाला है 3 और इसके सबसे बड़ी घात लिख दो। सबसे बड़ी घात तो 1 ही है सभी के अंदर, तो वही लिख दिया। इसके बाद जो कॉमन नहीं वो भी लिख दो। कॉमन कौन कौन से नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं था, 7 भी नहीं था, जो बच गए थे वो सब हमने लिख दिया। इनका गुणा आपस में कर लो। 3 इंटू 2 होते हैं 6, 6 इंटू 5 होते हैं 30, 30 इंटू 7 होते हैं 210। अब यहाँ पर हमें जांच नहीं करनी, हमें केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना था और ये हमने कर दिया। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपके आते रहते हैं, इसलिए इनको अच्छे से आप जरूर देखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 17 का, इधर है 23 का, इधर है 29 का। 17 देखिए बच्चों क्या खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 का भाग किसी का भाग 17 में नहीं जाएगा, 17 का 17 में ही जाएगा, तो 17 का 17 में दिया एक बार। आप देखेंगे 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 का ही भाग जाएगा इसमें, तो वो गया एक बार। आप देखेंगे वापस इधर 29 जो है 29 का भी 29 में ही जाएगा, इसलिए हम 29 में देंगे, और एक बार गया इसलिए इसको लिख दिया 1। तो बताइए 17 को मैं क्या लिखूंगा, अब आप लिखोगे 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, इधर लिखोगे 23, 29 को क्या लिखोगे, इधर लिखोगे 29। अब हम जब हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मैंने आपको बताया, एचसीएफ जो होता है सबसे कॉमन देखते हैं सबसे पहले। आप बोलोगे इधर तो तीनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो आप मान लीजिए एक बार के लिए इधर इंटू 1 है, इधर भी गुणा 1 है, इधर भी गुणा 1 है। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, तो 1 लिख दीजिए। चलो सबसे कॉमन तो 1 ही है, सबसे छोटी घात भी 1 है सब में, तो 1 एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो सबसे कॉमन होता है वो तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उन सभी को भी लिख दो, यानी 17 भी लिख देंगे, 23 भी लिख देंगे और 29 भी लिख देंगे। तो 17, 23 और 29 सभी का जब हम गुणा करेंगे तो हमें इधर मिलेगा 11,339। इस प्रकार एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ जाएगा ये। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इधर आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, एचसीएफ पर कभी भी आप 0 मत लिखना। एचसीएफ कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो 1 मानेंगे उभयनिष्ठ, गुणा करके मन में 1 मानेंगे और 1 लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा एक्सरसाइज 1.1 का तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वां, 8 का करेंगे पहले। 8 में 2 का भाग दिया तो 4, वापस 2 का भाग दिया तो 2, वापस 2 का भाग दिया तो 1। फिर हमने 9 में भाग दिया, किसका देंगे बच्चों, 3 का, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं। 3 का दिया तो 3 बार, तो वापस 3 का देंगे तो 1 बार। फिर हम देखेंगे 25, 25 के अंदर बच्चों किसका भाग देंगे बोलो, 5 का देंगे। 5 25 5 बार, वापस 5 का भाग कितनी बार, 1 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 8 को क्या लिखो बोलो, 2, 2 की घात कितनी आई बच्चों, 3 आएगी। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और 3, तो 2 की घात 3 लिख दिया। फिर 9, 9 का अभाज्य गुणनखंड देखो, 3 की घात कितने लिखूं, 2 लिखूं। 25 का अभाज्य गुणनखंड देखो, 25 को कैसे लिखो, 5 की घात 2 लिखें। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। वापिस एचसीएफ आया है, एचसीएफ है नहीं मसब में मैंने कहा उभयनिष्ठ ही देखते हैं, यहाँ पर तो उभयनिष्ठ कोई नहीं है। कोई नहीं है तो क्या मानोगे बच्चों, 1 मानेंगे। कैसे 1 मानेंगे, क्योंकि मन में मान लीजिए कि गुणा में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो 1 मानेंगे। कभी 0 मत लिख देना गलती से कि उभयनिष्ठ नहीं है तो आंसर 0, ऐसा कभी भी आप न करें। अब हम निकालते हैं एलसीएम।
एलसीएम में पहले मैंने कहा जो उभयनिष्ठ है वो लिख दो, एक तो है ही है, एक को लिख दिया। अब जो उभयनिष्ठ है उन सभी को लिख दो। कौन कौन उभयनिष्ठ नहीं है? 2 की घात 3 भी नहीं है, 3 की घात 2 भी नहीं है, 5 की घात 2 भी नहीं है। एक को 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 2 होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25। इन सभी का हम करेंगे अब गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? गुणा। तो गुणा करने के बाद एलसीएम जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 1800। कितना होगा बच्चा? 1800। इस प्रकार एचसीएफ भी आ जाएगा और एलसीएम भी आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार आते रहते हैं। देखिए, दो संख्या दे रखी है आपको 306 और 657। उनका एचसीएफ दे रखा है 9 और आपको पूछा है एलसीएम। मैंने आपको बताया था अगर दो संख्या आपको दे रखी हो ए और बी और एचसीएफ और एलसीएम के बीच का कोई रिलेशन होता है तो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा यानी ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है। एक का अगर मान दे रखा हो तो दूसरे का हम यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम यही सूत्र लगाएंगे। देखिए, दो संख्या मान लेते हैं। एक को मान लेते हैं ए 306, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं 657। तो और आपको दिया गया है एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं का वो कितना है बच्चों? 9। और आपको इन दोनों संख्याओं को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? यही कि 2a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या हिंदी में बोले तो दो संख्या का गुणा बराबर मसअप इंटू लसअप। दो संख्या कौन कौन सी थी बच्चों? 306 और पास में क्या थे? बी क्या थी? 357। एचसीएफ आपको दे रखा है 9, एलसीएम आपको नहीं दे रखा, आपको ज्ञात करना है। आपको पता होगा अगर कोई दो संख्याएं ऐसे गुणा में हो और तो पास वाली जो संख्या होती है गुणा वाली बराबर की इधर कहाँ जाती है? भाग में जाती है, यानी हर के अंदर जाती है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे 306 इंटू 657 बटा में 9 बराबर क्या बन गया? एलसीएम। एलसीएम का मान यहाँ से आराम से आ सकता है। जब 9 का भाग 9 से कैसे काट सकते हैं? तो 9 एकम 9, 9 का भाग 306 में दिया तो आता है यहाँ पर 34। तो एलसीएम बराबर क्या बन गया बच्चों? एलसीएम बराबर बन गया 34 इंटू 657। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर एलसीएम इधर लिखा था आपने, इधर क्यों लिखा? तो इधर इधर कहीं भी लिखो, उधर लिखो बराबर के चाहे इधर लिखो, एक ही बात होती है। 34 का जब 657 से गुणा किया तो हमें मिला 2 2 3 3 8। इस प्रकार जो हमें दोनों संख्याओं का जो एलसीएम मिला है वो क्या मिला बच्चों? 22,338। मुझे पूरी आशा है कि आप इस प्रश्नावली का अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या n को क्या माना इन्होंने? प्राकृत संख्या माना बच्चों। n जो है वो क्या है बच्चों? प्राकृत संख्या है। जब n प्राकृत संख्या है तो बताइए प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? आपको बताया था मैंने, 1 2 3 और डैश 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 अनंत तक, यानी बहुत सारी ऐसी संख्या होती है। तो मैं n का मान क्या क्या मान सकता हूँ बच्चों? क्योंकि n प्राकृत संख्या है तो n का मान मैं 1 ले सकता हूँ, n का मान मैं 2 भी ले सकता हूँ, n का मान मैं 3 भी ले सकता हूँ, n का मान 4 भी ले सकता हूँ, n का मान 5 भी ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी संख्या में मान सकता हूँ, कुछ भी n का मान ले सकता हूँ। आपको पूछा है कि 6 की घात जो n है क्या
इसका मान कभी 0 पर समाप्त होगा, एन इसका जो भी मान आएगा एन का अलग अलग मान रखने पर, तो इसका जो इकाई अंक है, लास्ट वाला अंक यानी इकाई अंक क्या कभी 0 आएगा, ये हमको चेक करना है। तो बच्चों देखिए, हम एन का अलग अलग मान रखते हैं, हमको ये पता चल जाएगा। एन का मान एक बार रखते हैं, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू करते हैं, एन बराबर 1 रखते हैं एक बार, तो आप देखेंगे 6 की घात एन बराबर क्या बना, 6 की घात 1, एन की जगह 1 रख रहे हैं, तो बताइए 6 की घात 1 क्या बना, 6। तो इसके अंदर बताइए एक इकाई अंक क्या है, 6 ही आया, 0 पर समाप्त नहीं हुआ। एन बराबर जब हमने रखा 2, तो 6 की घात क्या होगा, एन, एन की जगह 2 रखेंगे तो 6 की घात 2, आंसर आएगा 36। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक क्या आया बच्चों, 6 ही आया है जब हमने एन बराबर 2 रखा। अब एन बराबर 3 रखते हैं, तो 6 की घात एन का मान क्या बन जाएगा बच्चों, 6 की घात 3। वापिस इनका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6 का जब हम इसमें गुणा करेंगे, देखिए 36 216 क्या बनेगा बच्चों, 216। वापिस आप देख पा रहे हैं कि इसका इकाई क्या है, 6 है, क्या है बच्चों, 6। वापिस आगे और चेक कर लेते हैं आपके तसल्ली के लिए। एन बराबर जब 4 रखेंगे तो 6 की घात क्या बनेगा, 4 बनेगा। 6 की घात 4 बनेगा, हमको तो इकाई अंक से मतलब है। देखो 6 का जब मैं इसका 6 से गुणा करूंगा, क्योंकि ये 6 की घात 3 तो पहले से है, 6 की घात 3 इंटू 6 करूंगा तो 6 की घात 4 बनेगा। इसका जो इकाई अंक 216 है, इसका मान 216, इसका है 6। 6 का 6 से गुणा करूंगा तो वापिस इकाई अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। इधर कितनी भी संख्या है मुझे इनसे मतलब नहीं है, लेकिन इकाई अंक तो क्या आ रहा है बच्चों, 6 ही आ रहा है। और आगे अंदर अगर 5 लूंगा तो वापिस 6 का 6 से गुणा, वापिस इकाई अंक 6 आएगा। वापिस आगे 6 से गुणा करेंगे, वापिस 6 आएगा। यानी आप हर बार देख रहे हो कि जो इकाई अंक है कुछ भी आप रखिए 6 ही आ रहा है। इधर भी 6 है, 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 इधर भी 6 है। यानी एन की किसी भी प्राकृत संख्या के मान के लिए 6 की घात n बराबर 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में बोले तो ऐसा लिखेंगे कि बराबर 0 नहीं हो सकता, गणित में ऐसे लिख सकते हैं 6 की घात n नॉट इक्वल टू 0। यानी आप देख पा रहे हो कहीं भी इकाई अंक 0 नहीं आया, इसलिए हमने लिखा कि 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, संख्या के लिए कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या का मतलब ये है कि किसी ना किसी संख्या का इनमें भाग जा रहा होगा। तो एक पहली संख्या चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले मैं एक 13 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। देखो यहाँ भी 13 कॉमन आ रहा है बच्चों, और यहाँ भी कॉमन आ रहा है 13। 13 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 13 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा बताइए, 7 11 13 तो बाहर ले लिया तो ये तो बाहर आ गया। प्लस में प्लस है तो प्लस, प्लस में क्या बन गया 1। तो बताइए कोष्टक के अंदर क्या बनेगा, 13 इंटू तो है ही है, कोष्टक में 7 इंटू 11 यानी 70, 77 प्लस 1 किया। बताइए अब क्या बना, 13 इंटू 77 और 1 78। आप मुझे बताइए किसी भी संख्या को, एक छोटा एग्जांपल लेके मैं बताना चाहूँगा बच्चों। जैसे मैंने लिया 15 का अभाज्य गुणनखंड किया 3 इंटू 5। अभाज्य गुणनखंड नहीं करो तो कैसे भी लिख दो, कैसे गुणा में। तो बताओ जैसे मैंने इस संख्या को गुणा में लिखा, किसी भी संख्या को जब हम गुणा में लिखते हैं ना, तो ये जो भी गुणनखंड होता है ना, इनका भाग उसमें जाता ही जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 का भाग 15 में जाता है, 5 का भाग भी 15 में जाता है। तो इसी प्रकार जो इतनी बड़ी संख्या लिखी थी हमने, इसके हमने 2 गुणा के रूप में इसको हमने लिखा। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर 13 का भी भाग जाएगा, इसके अंदर 78 का भी भाग जाएगा। और ऐसी संख्या है जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाए तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर 13 का भाग जा रहे हैं, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। आप इनको अच्छे से आप लिख सकते हो जो मैंने बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बच्चों, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप मुझे बताइए कि मुझे पूरी पूरी संख्या को दो गुणा मतलब गुणनखंड के रूप में लिखना है, संख्या को गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान नहीं जम रहा है, इनको मुझे हटाना पड़ेगा पहले ही, तो पहले गुणा के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा कोष्टक में, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर ले लिया था, तो आगे क्या बचा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का क्या आ गया, वो 1 आ गया। तो बताइए बच्चों क्या बना, 5 इंटू जब आप इसका गुणा करोगे तो गुणा जो आता है वो आता है 1008 प्लस 1 है ही ऐसे कैसे, तो 5 इंटू 1009। इस पूरी संख्या को आप देख पा रहे हो, हमने लिखा ऐसे लिखा दो गुणा के रूप में। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या के अंदर 5 का भी भाग जाएगा, इतनी बड़ी संख्या के अंदर इसके अंदर 1009 का भी भाग जाएगा। तो किसी भी संख्या में भाग जाता है तो वो कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। इसलिए हम बोलेंगे जो इतनी बड़ी संख्या हमने लिखी है ये दोनों के दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इस प्रश्नावली का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए जैसे एक वृत्ताकार पथ है बच्चों, वृत्ताकार पथ है, एक जगह पर सोनिया खड़ी है, एक जगह पर क्या खड़ी है, ये सोनिया खड़ी है बच्चों, और एक ही समय पर एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं। इसी स्थान पर कौन खड़ा है, सोनिया के साथ साथ रवि है। सोनिया को बच्चों कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को बच्चों लगते हैं 18 मिनट, एम का मतलब है मिनट, और रवि को बच्चों कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो अब आपको चेक कराना है कि दोनों अगर इस दिशा में जाए, एक ही दिशा में दौड़े, तो वापस एक दूसरे को कब मिलेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं निकालना होता है, ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, वे दोनों रवि व सोनिया पुनः, दोनों का क्या निकालना होता है बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे दोनों, तो हमारा जो आंसर आएगा वही समय होगा। रवि व सोनिया पुनः एलसीएम ऑफ 18 और 12 समय बाद मिलेंगे, समय बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो संख्या को क्या निकाल दो बच्चों, एलसीएम निकाल दो। यानी कुल मिलाकर हमें यहाँ पर लसब का ही प्रश्न पूछा है। तो 18 का पहले लसब निकाल लेते हैं, 2 का भाग दिया तो 9, 3 का भाग दिया तो 3, 3 का भाग दिया तो 1। इसी प्रकार 12 है तो 12 में 2 का भाग दिया तो 6, वापस 2 का दिया तो 3, 3 का भाग दिया तो 1। तो बताओ 18 को मैं क्या लिखूं बच्चों, 2 इंटू 3 की घात 2। 12 को क्या लिखो बच्चों, 2 की घात 2 इंटू 3। अब आप मुझे बताइए लसअप लेना है। लसअप में क्या मैंने बताया था, जो उभयनिष्ठ है वो भी लेना है, जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी लेना है, और सबसे बड़ी घातें लेनी। तो उभयनिष्ठ कौन कौन है यहाँ पर, 2, और इधर कौन है, 3। दोनों की बड़ी घात ले लो। बड़ी घात कौन सी है इधर, 2 की घात 2, तो ये ले ली। इधर बड़ी घात कौन सी, 3 में 3 की घात 2। चलो अब बिना कोई उभयनिष्ठ वाली कोई संख्या नहीं है तो चलो रहने दो इधर ही। 2 की घात 2 होता है 4, 3 की घात 2 होता है 9, 4 इंटू 3 करेंगे 9 करेंगे तो 36। इस प्रकार जो एलसीएम आ गया वो आ गया 36। कहने का मतलब जो दोनों हैं वो
36 मिनट बाद वो वापस पुनः मिलेंगे। क्योंकि दोनों का समय अलग अलग है, तो जब चक्कर लगाएंगे, सोनिया फास्ट दौड़ रही है तो पहले ही वापस यहाँ पर पहुंच जाएगी, और रवि धीरे धीरे दौड़ रहा है तो वो जब माना कि यहाँ तक पहुंचा। तो ये प्रश्न ये था कि वापस ये दोनों हैं इस स्थान पर कब मिलेंगे। तो वापस ये दोनों कब मिलेंगे बच्चों? 36 मिनट बाद मिलेंगे। इस प्रकार ये 1.1 प्रश्न वाली हमारी समाप्त होती है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।